जब भी हम यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचते हैं, न केवल स्टूडेंट बल्कि उनके पेरेंट्स भी इस बात पे थोड़ा सा डाउट करते हैं कि यार तैयारी की सही उम्र क्या होनी चाहिए। क्या जो हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं इसमें हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कोचिंग का क्या रोल होगा, कोचिंग अच्छी है कि सेल्फ स्टडी अच्छी है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कितना सही है यूपीएससी। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल कई सारे पेरेंट्स और कई सारे स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट जो यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, पीसीएस का एग्जाम निकाल सकते हैं, वो तैयारी भी शुरू नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं, कहते हैं कि यार ये हमारी बस की नहीं है, पता नहीं क्या होगा। तो सारा खेल है सही गाइडेंस मिलने का। अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं या बिना पैसे के भी कर सकते हैं, मतलब बिना कोचिंग के भी कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे आज मैं चर्चा करूंगा कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या गैर ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आते हैं, कोचिंग ज़रूरी है या सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा, या कोचिंग और सेल्फ स्टडी का क्या रिलेशन है, इस पे मैं बात करूंगा। और टीचर होने के नाते तो मुझे तो लगेगा कि कोचिंग कर लो अगर सिंपली कहा जाए, लेकिन मैं ईमानदारी से यहाँ पे बात करूंगा। कोचिंग क्या ज़रूरी है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% कोचिंग ज़रूरी है। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस प्रकार का है, कैसा उसका माइंडसेट है। देखिए, अगर आपके पास अच्छा गाइडेंस है, सही लोग आपको गाइड करने वाले हैं, आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और आज की डेट में हम एआई के दौर पे जी रहे हैं, चैट जेमिनी आपके पास है, गूगल आपके पास है, जानकारियों का आपके पास बहुत सारा भंडार पड़ा हुआ है। लेकिन उस जानकारी को कैसे करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, चेक कैसे करना है, किसको करवाना है, ये चीज़ की सुविधाएं आपके पास हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, दूसरे हैं, फ्रेंड्स हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के रिजल्ट हमने देखे हैं, फाइनल रिजल्ट्स, जिनने कहा है कि हमने कोचिंग नहीं की, हमने उचित गाइडेंस लिया। गाइडेंस के बिना तो काम बन ही नहीं सकता है। जब तेंदुलकर के गुरु हो सकते हैं, माइक टायसन के हो सकते हैं, मेसी के हो सकते हैं, कोहली के हो सकते हैं, सबके हो सकते हैं, अगर आप क्रिकेट पे भरोसा रखते हैं, स्पोर्ट्स पे, तो यार किसी स्टूडेंट की क्यों नहीं हो सकती। हो सकते हैं, होते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक बहुत ही फेमस चेहरा है टीना डाबी। वो कहती है कि मेरी मम्मी टीचर थी, प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज़ में, तो उन्होंने उनको काफ़ी हेल्प की। एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू यूट्यूब पे रिलीज हुआ था काफ़ी टाइम पहले, 4-5 साल पहले। अक्षत जैन टॉपर्स में से थे, क्या इंटरव्यू था उनका। तो उनका ये भी कहना था कि मेरे पेरेंट्स दोनों ही प्रशासनिक सेवा में हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में हैं। अब उनको घर से ही वहाँ पे गाइडेंस मिल रहा है, तो अगर वो कह सकते हैं कि हमने गाइडेंस यहाँ से लिया, वो लिया। आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पे हर साल लोग सेलेक्ट होते हैं। भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके से यूपीएससी का रिजल्ट दे रही हैं। जामिया मिलिया इसी साल के आप देखिए, वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने टॉप किया था, यूपीएससी क्रैक किया था। तो माहौल का फर्क पड़ता है। ये माहौल अगर आपके पास है, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ का माहौल है, पेरेंट्स का माहौल है, एनवायरनमेंट आपके पास अच्छा है, तो आप सेल्फ स्टडी के थ्रू, लेकिन गाइडेंस के साथ। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से गाइड ही मत लो, आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं बिना किसी खास कोचिंग में एडमिशन लिए। लेकिन ऐसा गाइडेंस कितनों के पास होगा, ये सवाल आपसे है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं तो फिर आप क्या करोगे? उस केस में आपको गाइड कौन करेगा? तो मुझे लगता है कि वहां पर कोचिंग या किसी टीचर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कोचिंग करनी कि नहीं करनी है, मुद्दा ये होना चाहिए कि मुझे उचित अच्छा गाइडेंस लेना है, कहां से लूं, ये काम होना चाहिए। अब कोचिंग क्या करती है या क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर टीचर या कोचिंग आपका टाइम बचाती है, आउटपुट ज्यादा लाती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, जो काम आप 10 घंटे 20 घंटे में करते हो उस काम को वो बहुत ही कम समय में करती है, और जिस चीज को आप पढ़ते हो फिर भूलते हो, फिर रिवाइज करते हो, फिर भूलते हो, इसमें कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। आप पढ़िए, उसको दिमाग में रखिए, कम से कम रिवीजन की जरूरत होनी चाहिए। अगर आप कम पढ़ के उसको ज्यादा लंबे समय तक याद रख पा रहे हो तो ये सफलता की निशानी है। अगर ऐसा काम कोचिंग कर पा रही है, आपके सिलेबस जो बिखरा हुआ यूपीएससी का बहुत ज्यादा सिलेबस, वो आपको समझ को ही नहीं आता कि व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड,
उसको अगर कोचिंग सही तरीके से कम कर दे रही है, आपको पका पकाया टाइप का कुछ दे रही है, लेकिन सेल्फ स्टडी फिर भी महत्वपूर्ण है, तो कोचिंग का मेरे हिसाब से यही रोल होना चाहिए। टाइम कम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, आउटपुट को बढ़ाना, आंसर राइटिंग पे ध्यान देना, आपको बेहतर तरीके से गाइड करना, मोटिवेट करना, ये सारी कोचिंग के मायने होते हैं। दूसरी चीज, कोचिंग में आप एक कई लोगों के साथ पढ़ते हो, वहां पर आपकी यारी दोस्ती होती है, कुछ अच्छे स्कॉलर्स आपको, स्टूडेंट आपको मिलते हैं, तो वहां से फिर आप कभी बार डिमोटिवेट होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, उसका सोल्यूशन आपको मिलता है वहां पे। अकेले में भी वो न मिल पाए। आज की डेट में बड़े बड़े शहरों में मुखर्जी नगर है या फिर करोल बाग दिल्ली है या छोटे शहरों में भी लाइब्रेरी का कल्चर चलता है। बहुत लोग लाइब्रेरी कल्चर को अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं कि जब आपके पास रूम है तो आप लाइब्रेरी में क्यों जाते हो। मैं इसके थोड़ा अलग सोचता हूँ। कई लोग तो घूमने फिरने भी जाते हैं लाइब्रेरी में, वो एक अलग चीज़ है, आप जानते हो क्या होता है वहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग, ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाते हैं। रूम पे हो सकता है आपका मन न लग रहा हो, आपको नींद आ रही हो, आपको लग रहा है कि यार मैं ही पढ़ रहा हूँ, दुनिया तो पढ़ ही नहीं रही है, मेरे पे ही इतना बोझ क्यों आ रहा है। लेकिन जब लाइब्रेरी में जाते हो तो हो सकता है आपसे ज़्यादा पढ़ने वाला कोई स्टूडेंट हो, आपको देख के लगता है कि यार वो बंदा जो लाइब्रेरी की उस सीट पे बैठा हुआ है, उसका मेंस है इस बार, उसको मेंस दे रहा है, उसने 2 बार मेंस दिया, पिछली बार इंटरव्यू दिया था, तो उसको देख के आपको वाइब्रेशंस आएंगी अच्छी वाली, उसका कहीं कोई तोड़ नहीं है। वो जो वाइब्रेशन आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगी, वो आपको मोटिवेट करेंगी। अगर आप अकेले दौड़ते हो, किसी काम को अकेले करते हो, अकेले एक्सरसाइज करते हो, तो आपको दिक्कत होती है, आपको वर्कलोड लगता है। लेकिन उसी सेंस में अगर आपको भीड़ के साथ दौड़ाया जाता है, जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है, 50, 60, 20, 30 लोग एक साथ दौड़ते हैं, तो वहां पर कोई भी काम हो जाता है। टीम वर्क जिसे कहा जाता है, और सभी लोग जानते हैं टीम वर्क का मतलब होता है हमारे किसी एक के दिमाग में प्रेशर क्या हो जाना, कम हो जाना। इवन ये भी होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर क्लास में हम, आपने देखा होगा इंटर, हाई स्कूल, 9th 10th में पुराने जमाने में होता था ऐसा, अगर आपने टीचर के हाथ से किसी ने मार खा दी, अकेले ने खाई, अकेले खड़ा है, तो उसको बुरा लगता था, ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन पूरी क्लास की कुटाई हो रही है, या 30 स्टूडेंट में से 20 ने को सर डांट रहे हैं किसी बात को लेके, तो हम ज्यादा मतलब नहीं रखते थे, अरे हमने भी मार खाई, हमने भी डांट खाई, तो तुमने भी खाई, बराबर हो गया। ये ह्यूमन बिहेवियर है, कभी चेंज नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टीम स्पिरिट हमेशा रहनी चाहिए। कोचिंग आपको टीम स्पिरिट देती है, आपके मोटिवेशन को बढ़ाती है, डिप्रेशन को कम करती है, टीम वर्क होता है। एक तो ये, उसके अलावा जब मैंने बात की अभी की हिंदी मीडियम वाली बात, जब मैंने की कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यूपीएससी कैसा है, तो और इस पे भी मैं बात करता हूं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट का रेशियो थोड़ा सा कम है, ये तो मानना पड़ेगा हमको, सच्चाई से दूर नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसको किसी में दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। एक तो बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो मेंस के आंसर शीट आपकी चेक होती हैं, उसमें जो माइंडसेट होता है टीचर का, वो खुद ही इंग्लिश मीडियम वाला होता है, ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के होते हैं। ठीक, वो समझ ही नहीं पाते हिंदी में जो लिखा होता है, उसकी लैंग्वेज की, उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाते। अब वो लोग, वो वर्ड्स कई बार क्लिष्ट वर्ड हो जाते हैं, इंग्लिश में वाले नहीं समझते उसको, ये भी है। दूसरी बात, प्री ही क्वालिफाई नहीं हो पा रहा हिंदी मीडियम्स का आज की डेट में। क्यों? ट्रांसलेशन की बड़ी दिक्कतें हैं, सीसेट की दिक्कतें पहले थी, अब तो क्वालिफाइंग हो गया, तो थोड़ा सा बैलेंस हुआ है, फिर भी रिजल्ट कम है। उसके पीछे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं। वो इतने शुद्ध हिंदी में पढ़ाते हैं चीज़ों को कि स्टूडेंट भी उन्हीं का भगत हो जाता है, और बाद में फिर उसको इंग्लिश का ABCD भी समझ में नहीं आता। सीसेट उससे निकलता नहीं है, और बाद में अगर प्री निकल भी गया तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मेंस में इंग्लिश क्वालिफाइंग होता है, उस पर फेल हो जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप देखना हिंदी मीडियम की कोचिंग के जो एड्रेस होते हैं मुखर्जी नगर में या कहीं पर भी, उसमें लिखा होता है कार्यशाला प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल। तो ये तल फल से अब उठ जाओ यार, 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, AI में ढूंढ रहे हो, गूगल ढूंढ रहे हो, चैट जेमिनी पे बात कर रहे हो, पता नहीं आप क्या क्या कर रहे हो। अभी प्रथम तल, द्वितीय तल, कार्यशाला पे लगे हो। अरे सिंपल लिख दो ना, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है या ग्राउंड फ्लोर पे है, आधार तल पे है। तो ये जो आदत हमारी हो गई है, पता नहीं इसको क्या कहेंगे हम, नंबर अंग्रेजी दे रही है वहां पे, क्वालिफाइंग अंग्रेजी का में करना जरूरी है, ये सभी लोग जान रहे हैं, और पता नहीं इस टाइप की क्लिष्ट हिंदी के पीछे हम क्यों पड़े हुए हैं। तो हिंदी के साथ अन्याय तो हो ही रहा है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उसके लिए हमें दूसरे तरीके से उसके साथ लड़ना पड़ेगा। चाहे हम सड़क पे रहें, चाहे संसद में लड़ें, कहीं भी लड़ें, कि बराबरी कैसे हो।
लेकिन जब हम एज ए स्टूडेंट या एज ए टीचर उसको पढ़ा रहे हैं तो जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। तो एक तो हमें अपने हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, इंग्लिश को बढ़ावा देना होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर से लेके आपको इंग्लिश कहीं से भी आपको मिली, आपका माइंडसेट इंग्लिश की ओर आना होगा, तभी सफलता का रेशियो बढ़ेगा। इसीलिए कई सारे स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम के हैं वो तैयारी करने से पहले हाथ पांव छोड़ देते हैं और नहीं तैयारी करते, जबकि उनमें बहुत अच्छा कैलिबर होता है। तो इन चीजों में मत जाइए, भीड़ की ओर मत जाइए। आप खुद सोचिए कि अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, इंग्लिश को प्रायोरिटी में रखेंगे, तो आप हिंदी मीडियम होते हुए भी सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन ज्यादातर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अभी भी वही पुरानी वाली जो कहानी है उसी पे अटका हुआ है। इसको थोड़ा सा हमें दूर करना होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम यूपीएससी रील्स पे ज्यादा काम कर रहा है आज की डेट में और रियल लाइफ पे काम कर रहा है। आप देखिए कभी कभी इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन रेशियो ज्यादा है और वहां पर वो रील्स में कितने हैं, वो इंग्लिश मीडियम कोचिंग सेंट फलाना ये जितनी भी चीजें हैं, और हिंदी मीडियम रील्स पे कितना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरा, जब भी हम बात करते हैं कि हिंदी मीडियम या कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसमें जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनसे का ध्यान से देखा जाए तो उसमें से कितने परसेंटेज ऐसे लोग हैं इसमें कमेंट करने वाले जिन्होंने ढंग से पढ़ाई करी हो, साल 1 साल 1.5 साल 2 साल। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक पढ़ाई नहीं हो पाती हमारी, मतलब हम 10-15 दिन भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाते एक रिदम में, और फिर हम एक परसेप्शन बना लेते हैं दिमाग में कि भैया ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन ये इंडिविजुअली होता है। अगर आपके अंदर दम है, आपके अंदर टैलेंट है, आप सही तरीके से कर रहे हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के ही क्यों ना हो, मेहनत भरी थोड़ी सी ज्यादा लगेगी लेकिन अब आप काम कर सकते हो। ठीक, एक तो ये। अच्छा, दूसरी चीज, सॉरी तीसरी चीज आएगी अब तो, टाइमिंग क्या होनी चाहिए यूपीएससी की तैयारी करने की। मतलब क्या हमें इंटर से पहले तैयारी कर देनी चाहिए? कई बार ये आज की डेट में जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स का दबाव है स्टूडेंट्स में, छोटे बच्चों पे बहुत ज्यादा है, 6, 7, 8 थे आईआईटी की तैयारी शुरू कर दो, ये तो चल ही रहा है। अब आजकल एक नया ट्रेंड देखने में मिल रहा है कि भैया अगर आप हाई स्कूल इंटर में हो तो आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इंटर पास करिए, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी में कूदिए। अब ये 9th 10th 11th के बच्चे का क्या माइंडसेट होगा जो यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ेगा वो? दूसरा, फिर उसके पास अपने ही इतने सब्जेक्ट हैं, उसमें बढ़िया काम करे, अपनी इंग्लिश बनाए, अपने मैथ स्ट्रॉन्ग करे, अपने आप को एक्सप्लोर करे, पढ़ने का तरीका सीखे, अपना इंटरेस्ट पैदा करे उसमें, तो वो ज्यादा बेटर है। और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे बहुत सारे आईआईटीएन होते हैं, एमबीबीएस वाले होते हैं, दूसरे वाले सीए वाले होते हैं, इनमें से जितने भी लोग दूसरे फील्ड से फिर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आके ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट ले लेते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, साइकोलॉजी सब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर क्वालिफाई कर लेते हैं अपने आप ही। मतलब बैकग्राउंड की कहाँ पे नीड है? कौन ऐसा आईआईटीएन है जो यूपीएससी टॉपर है और जो कहता हो कि मैंने आईआईटी में भी ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ी थी? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मतलब बैकग्राउंड का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले क्या पढ़ा हुआ है। यहाँ पर ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं, इसको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी दूसरे सब्जेक्ट हैं, इनको कोई भी इंसान एक बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ सकता है, लिख सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसमें इतनी बड़ी जान लगाने वाली कोई बात नहीं है। आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं जब तक आपने फिजिक्स का पहले से ना पढ़ा हो, लेकिन आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड की कोई दिक्कत नहीं आती है। जब आप चाहो तब आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो बेटर टाइम कौन सा है? अगर आप जब ग्रेजुएशन में होते हो, जितने भी लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर फाइनल में हैं, वहां पर अगर आप सोचते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट के इंटरव्यूज देखे होंगे आपने फाइनल सेलेक्टेड, कि वो कहते हैं कि हमने बीएससी, बीए या बीकॉम 2nd ईयर या फाइनल में आके तैयारी के बारे में सोचा, उसके बाद फिर हमने 1-2 साल तैयारी करी और हम सेलेक्ट हो गए। तो ये बेस्ट टाइम होता है। तो 2 साल 2.5 साल का टाइम बहुत अच्छा है। और पहले अटेम्प्ट में काफी सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन रेशियो है सबसे ज्यादा यूपीएससी में टॉपर्स का, वो 2nd और 3rd अटेम्प्ट वाला है, क्योंकि पहले में कुछ गलतियां हो जाती हैं। मतलब विद इन 3 और 4 ईयर्स में आप अच्छी रैंक लेके सेलेक्ट हो जाते हो। फर्क सिर्फ पड़ता है कि आपका गाइडेंस कैसा है, आपको पढ़ाने वाले कैसे हैं, और खुद आपका टेम्परामेंट किस लेवल का है। जब तक आप नहीं पढ़ना चाहोगे तब तक कोई आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो इसके लिए कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ती। आप हाई स्कूल, इंटर, थ्रू आउट 3rd डिवीजन हो, आपका मन नहीं लगता है पढ़ने में, लगता था सॉरी, और लेकिन अब आपके अंदर लगता है कि आप पढ़ सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि यहाँ पर कोई कांस्टेबल थे पहले, कांस्टेबल के बाद उन्हें फिर से
तैयारी स्टार्ट की, सर्विस में रहते हुए आईपीएस बन के। ऐसे एग्जाम्पल साल में जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है या पीसीएस का आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हो। तो यहां पर जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी, सही तरीके चुनिए, सही तरीके से पढ़िए, मोटिवेट रहिए, खुद को मोटिवेट करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यूज बनाइए, क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट चेक करवाइए, एग्जाम की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़िए, टीचर की अंधभक्ति मत करिए। ये सबसे बड़ी बात है, अंधभक्ति जो है वो हमेशा ले डूबती है, चाहे किसी की भी हो। तो यहाँ पर भी आप इस चीज को ध्यान में रखिए, आपकी सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ेगा, इसमें कोई मैं नहीं समझता हूं कि नहीं बढ़ेगा। तो सही गाइडेंस होना चाहिए बस। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके पास बहुत अच्छा कैलिबर है, वो खाली इस वजह से तैयारी नहीं करते हैं कि पता नहीं यूपीएससी क्या है, क्यों इतना बड़ा हुआ है ये। काफी स्टूडेंट को मैं जानता हूं जिनके पास दिमाग है, सब कुछ है, लेकिन उनसे कहो कि यार यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो पता नहीं बहुत टफ है। तो ये टफ है, नो डाउट टफ है, इतना भी इजी नहीं है, लेकिन तरीके से करोगे तो इजी है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है, इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, दिमाग में भी उतना दम नहीं है, लेकिन जो कुछ नहीं करते वो यूपीएससी करते हैं। मतलब जिनके पास खाली यूपीएससी में बढ़े हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे इसकी। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी निकाल सकते हैं, उनके पास कैलिबर है, यूपीएससी की तैयारी नहीं करते। ये तो हर एग्जाम में होता है। बस यूपीएससी का क्या है, थोड़ा हाइप ज्यादा किया गया है, इसको बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से लेके यूट्यूब में सब जगह यूपीएससी 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 दिखाई देता है सेलेक्ट होने के बाद, जैसे कि हिंदुस्तान में कोई दूसरे एग्जाम है ही नहीं। कभी नहीं आता कि कोई सीए बन गया, इवन एसडीएम बन गया भी नहीं आता ढंग से। इंजीनियर बनते हैं लोग, डॉक्टर बनते हैं, लॉयर बनते हैं, वो भी तो अच्छी अच्छी जॉब है, सीईओ बनते हैं कहीं पर प्राइवेट सेक्टर में, दूसरे भरे में ना, खाली यूपीएससी। इसी वजह से कई बार हम अपने आप को थोड़ा सा लो फील करने लग जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है, अपनी अकल लगानी है और आगे बढ़ना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।